हाय एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 57 ऑफ मैथ सीरीज़। सो आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सो यू कैन हैव अ लुक, यू कैन पॉज दीज क्वेश्चंस, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन यू कैन कंपेयर। ओके, स्टार्टिंग विद GS1 क्वेश्चन इज हाउ इज अर्बनाइजेशन इफेक्टिंग सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ रूरल माइग्रेंट्स इन इंडियन सिटीज़। सो GS1 के सोशल इश्यूज़ के अर्बनाइजेशन टॉपिक का से डील करता है ये क्वेश्चन। सो इसके आप इस क्वेश्चन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आप इंट्रोडक्शन में यू कैन गिव 2-3 पॉइंटर्स अबाउट अर्बनाइजेशन, देन यू कैन गिव पॉजिटिव इफेक्ट्स, राइट, देन you can give negative effects of urbanization and finally you can give a conclusion. ठीक है, सो आप इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो अर्बनाइजेशन, अगर हम सेंसस ऑफ 2011 देखें तो 31% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्ड इन द अर्बन एरियाज इन 2011, राइट। और अभी जो अर्बनाइजेशन है दैट इज़ लाइक इंक्रीजिंग because of the migration of the people from rural India to urban India. And the reason why large number of young people are migrating because rural India is saturated and cannot provide employment opportunities for growing population. ठीक है, so employment we say is an important lack of employment opportunities in rural areas is an important push factor, and availability of employment opportunities in urban areas is a pull factor for the migration from rural to urban areas to take place. ठीक है, उसके बाद आप और भी इसमें डेल्व करना चाहो, एग्रीकल्चर इतना लुक्रेटिव नहीं रहा है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर है नहीं, सो दैट इज़ वाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सो उसके बाद जब अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, सो मैनी एंड अप एज रैग पिकर्स, कैजुअल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द स्किल, लैक ऑफ द एजुकेशन एट्सेट्रा। ठीक है, सो एंड उसके बाद हमारे पास वी हैव अ फिनोमिनन ऑफ चेन माइग्रेशन। चेन माइग्रेशन क्या है? पहले एक मेंबर आता है एंड देन ही और शी ब्रिंग्स देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, राइट। ऑल्सो देर आर सर्कुलर माइग्रेंट्स। सर्कुलर माइग्रेंट्स क्या है? जो सर्कुलेट करते हैं बिटवीन विलेज एंड सिटी सेवरल टाइम्स अ ईयर। ठीक है, सो वी हैव चेन माइग्रेशन एंड वी हैव सर्कुलर माइग्रेशन, ये काफ़ी प्रेवलेंट है, राइट। उसके बाद 2011 के सर्वे के अकॉर्डिंग ही 68% जो माइग्रेंट्स आते हैं वो रूरल माइग्रेंट्स हैं, बाकी हैं एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया में जा रहे हैं, बट 68% इज़ रूरल माइग्रेंट्स। तभी हम कहते हैं कि वी हैव लार्ज नंबर्स, ठीक है, माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। ओके, सो व्हाट आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स, राइट। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? फ्रीडम है, रिकग्निशन है अर्बन एरियाज में। सो बिकॉज यू गेट रिड ऑफ द रिजिड बैरियर्स ऑफ कास्ट, कम्युनिटी, सोशल हायरार्की ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में क्या है? अब ब्राह्मण कैन नॉट वर्क एज अ रिक्शा पुलर, ठीक है, सो वो वाली सारी चीज़ें हैं। आपको फ्रीडम मिलता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। दलित कैन बी इन एन इम्पॉर्टेंट लीडरशिप पोजिशन बिकॉज इज एजुकेटेड, ही विल गेट द ड्यू रिस्पेक्ट, राइट। So that is absent in the rural areas. Then they get the feel of equality, right, and freedom to adopt one's own choice of work rather than ascribed. ठीक है, जो work है, choices हैं, they become achievement based rather than ascription based of the rural areas. Then economic enhancement है, ठीक है, they can earn much better as compared to their rural incomes, so they can survive, they can enhance their economic life, they can send back money, है ना। So lots and lots of improvement in the social life, right. उसके बाद next क्या है हमारे पास? We have better health and education facilities in the urban areas, right. उसके साथ हमारे पास negative effects भी आएंगे। Firstly, they get a huge cultural shock, ठीक है, the urban culture is very much alienating to them and they have to adapt to the fast moving city life. ब्रदरहुड और जो ब्रदरहुड बॉन्डेजेस थी विलेज में कि हर कोई किसी की हेल्प करता है, वो आपको अर्बन एरियाज़ में नहीं मिलता। अर्बन एरियाज़ में वी हैव दिस फिनोमिनन ऑफ anonymity which can be positive for some or negative for some, right. There are isolated neighborhoods, ठीक है, and we have congested slum areas. Then self-doubts and rejections alienate them. They often get adopted to lower chores and daily wage workers, hence they feel dejected. वो उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बाय वर्च्यू ऑफ देयर कास्ट, जो उनको रूरल एरियाज़ में मिलती थी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। सो दे हैव दी सेल्फ डाउट्स दैट दे आर नॉट पार्ट ऑफ द अर्बन लाइफ एंड मोर ओवर दे आर अनएजुकेटेड और लेस अवेयर, ठीक है।
so they can only manage meager things. Then the prevalence of nuclear families is also there, that also kind of alienates them, right? उसके बाद increased crimes prevalent in the urban areas, ठीक है, increased instances of domestic violence, marital violence etc. are present in the urban areas, क्योंकि urban areas में there is this anonymity, right? Then slums, ठीक है, slums में slum comes with own set of problems, again crimes and all that. उसके बाद increased social and economic inequalities, ठीक है, अगर हम देखें तो urban areas में बहुत ज़्यादा defined है वो in the form of slums and gated large communities. तो social और economic inequalities बहुत ज़्यादा define हो जाती है urban areas में rather कि वो rural areas में है, ठीक है. So we have both positive and negative effects. तो हम ये कह सकते हैं दो urbanization it provides plethora of opportunities, it brings challenges also. और यहाँ पे challenges को tackle करने में the state has to play a role, right? So जो government की schemes है like housing for all, electricity for all, Rajiv Gandhi urban slum development etc., they all can be helpful. Okay, next is GS2. ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी विच वॉज अनाउंस्ड इन 2017? डज एक्सेस एम्फेसिस ऑन सैनिटेशन हेल्प एड्रेस इंडियाज मैल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम? क्रिटिकली कॉमेंट. तो पहले हम बताएंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब इट एम्स टू रिड्यूस ऑल फॉर्म्स ऑफ मैल न्यूट्रिशन बाय 2030 विद फोकस ऑन द मोस्ट वनरेबल एंड क्रिटिकल एज ग्रुप्स, ठीक है. उसके बाद the strategy is aiming to launch a national nutrition mission on the lines of national health mission. So we will have a decentralized approach. Decentralized approach में क्या होता है, states का better से होगा, local bodies का better से होगा rather than a centralized approach. उसके बाद strategy क्या है, intervention है. पहली इंटरवेंशन है प्रमोटिंग हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन. अब ये इंटरवेंशन कैसे होगी? यू हैव टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द फर्स्ट 6 months आफ्टर बर्थ. उसके बाद यूनिवर्सल एक्सेस टू इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड केयर विच इंक्लूड्स ICDS, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड क्रेचेस. देन इन्हांस्ड केयर, रेफरल्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सिवियरली अंडर नरिश्ड एंड सिक चिल्ड्रन, ठीक है. उसके बाद बाय एनुअल विटामिन ए सप्लीमेंट्स फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 9 months to 5 years, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स एंड बाय एनुअल डीवर्मिंग फॉर चिल्ड्रन. तो आपको अगर आइडिया भी है, यू डोंट रियली नीड टू रट्टाफाई देम, बट मैं यही बोलूँगी कि प्री में हमें पूछ सकते हैं, तो ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. उसके बाद मेटर्नल केयर के लिए भी, ठीक है, एक तो हो गया बच्चों के लिए, है ना. उसके बाद मेटर्नल केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटर्नल न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैसे कह रहे हैं, आप सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करें वुमेन को, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, ठीक है. उनके बाद उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए. एडुकेट कंजम्पशन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड स्क्रीनिंग ऑफ सिवियर अनीमिया. ये दोनों इश्यूज बहुत प्रेवलेंट हैं, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन दे आर बॉर्न, राइट. देन इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड बर्थ हो, ठीक है. देन लैक्टेशन मैनेजमेंट एंड इम्प्रूव्ड पोस्ट नेटल केयर, राइट. एंड देन वी हैव द गवर्नेंस रिफॉर्म्स. गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या है कि गवर्नेंस रिफॉर्म्स में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, उसमें है कि आपको कन्वर्ज करना है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स फॉर ICDS, नेशनल हेल्थ मिशन एंड स्वच्छ भारत, उनको कन्वर्ज कर दें, ठीक है. फोकस होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, बट डिस्ट्रिक्ट में, राइट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन है, ठीक है, दे शुड बी द फोकस एरियाज. उसके बाद सर्विस डिलीवरी मॉडल्स बेस्ड ऑन एविडेंस ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है. सो ये जो स्ट्रैटेजी है इट इज स्प्लिट इनटू 3 parts. वन इज मेटर्नल, द अदर इज द चाइल्ड एंड देन द थर्ड इज द गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ठीक है. और हमने रिड्यूस कैसे करना है 2030 तक, राइट. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड मैलन्यूट्रिशन. देखिए सैनिटेशन और मैलन्यूट्रिशन में डेफिनेटली रिलेशनशिप है. ओपन डिफिकेशन से क्या होता है, डिजीजेस प्रमोट होते हैं, डायरियल डिजीजेस, और डायरियल डिजीजेस से जो अच्छे खासा बच्चा है वो भी मैलनरिश हो सकता है क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है दे आर लॉस्ट, राइट. एंड इट कैन इवन डायरिया इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ ऑल्सो, राइट. सो नॉट ओनली मैलन्यूट्रिशन बट डेथ. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस and a healthy child, right. So in a country like ours, children they continue to die from illnesses preventable by measures like building proper sewage system, discouraging open defecation and promoting hand washing, right.
क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डिजीज़ेज आते हैं। और उसके बाद डिजीज़ेज क्या करते हैं, दे कॉज द डाइवर्जन ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स अवे फ्रॉम द ग्रोथ एंड स्पेशली द ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। सो यू हैव अ मैल नरिश्ड चाइल्ड। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं इसको लेकर, वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट टू एक्चुअली मेक पीपल अवेयर। फर्स्टली अवेयरनेस बढ़ानी है, उसके बाद उनका बिहेवियरल चेंज भी लाना है, ठीक है। अवेयरनेस से कुछ नहीं होगा, बिहेवियरल चेंज भी लाना है। और जो स्वच्छ भारत अभियान है वो बेसिकली फोकस करता है बिहेवियरल चेंज पे। जब तक आपका बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक अवेयरनेस आप कुछ नहीं करोगे। अगर लोगों को अवेयरनेस है भी कि ओपन डिफिकेशन के इतने नुकसान है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, है ना, उनको लगता है कि घर पे यू शुड नॉट हैव अ टॉयलेट एंड दे विल कंटिन्यू डूइंग ओपन डिफिकेशन, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव एंगेज सेलिब्रिटीज़ लाइक अमिताभ बच्चन दरवाज़ा बंद कैंपेन, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। देन इम्प्रूव्ड सैनिटेशन हैज़ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट्स नॉट ओनली ऑन हेल्थ बट ऑल्सो ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो हेल्थ पे तो है ही, उसके बाद सोशल इम्पैक्ट भी है सैनिटेशन। अगर हम सैनिटेशन प्रैक्टिसेस अच्छी करते हैं, सोशल इम्पैक्ट भी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हेल्थ में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारे ऑब्वियसली पैसे भी कम लगेंगे इन ऑर्डर टू डीलिंग विद ऑल द डिजीजेस एंड ऑल दैट, राइट। बट एट द सेम टाइम सैनिटेशन को अगर हम ठीक कर देंगे, सो दैट विल नॉट सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग्स। वी नीड टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी, वी नीड टू encourage breast feeding, we need to implement schemes like Janani Suraksha Yojana, all these schemes, all these schemes like these, है ना, प्रॉपरली इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। देन अनीमिया को ट्रीट करना है डॉलर्स इन वुमेन में थ्रू WIFS साबला स्कीम, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की रीच बढ़ानी है। देन MDMS फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड फोर्टिफिकेशन मेजर्स को प्रमोट करना है। एरिया वाइज सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑफ मैल न्यूट्रिशन सो एज टू फोकस ऑन सम एरियाज मोर, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें करनी है। अलॉन्ग विद द सैनिटेशन वी नीड टू फोकस ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इट हैज़ टू बी अ मल्टी डायमेंशनल थिंग, राइट, ताकि हम मैल न्यूट्रिशन को टैकल कर सकें। एंड यू कैन ऑलवेज कोट के ग्लोबल जो हंगर इंडेक्स था उसमें हमारा रैंक 100 था आउट ऑफ 119 कंट्रीज, तो बहुत ही poor है। and hunger not only covers hunger but also nutrition. So along with providing food security to the people, we should also provide them with nutrition security. Next, GS3. So ये question है, the union government has been pushing for changes in the labor law ecosystem by replacing all the labor laws with just 4 labor codes. The first of which is wage code, which is being opposed by trade unions across India. तो हमें components बताने हैं new wage code के क्या है and why is it being opposed. Okay. सो इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस वेज कोड। सो अभी अगर हम देखें तो 40 स्टेट और सेंट्रल लेबर लॉज हैं, ठीक है। सो इट डीलिंग विद वेरियस इश्यूज लाइक रेजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, वर्किंग कंडीशंस इन फैक्ट्रीज, वेज एंड बोनस पेमेंट। सो वी हैव 40 लॉज, ठीक है। ओवर द ईयर्स सम एक्सपर्ट्स हैव रिकमेंडेड कि इन लॉज को कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि कंप्लायंस ईजी हो जाए, राइट। Since the current laws they vary in their applicability, consolidation would allow for greater coverage. बहुत ज़्यादा overlapping है ना, तो इन सब से क्या होगा, अगर हम इनको consolidate कर देंगे it will actually lead to easier compliance, right? उसके बाद hence as a part of labor law reforms the government has undertaken the exercise of rationalization of the labor acts. तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, 40 लॉज की जगह 4 लेबर कोड्स बताए हैं कि 4 लेबर कोड्स होने चाहिए इंस्टेड ऑफ ऑल दीज लॉज। तो ये अब फ्रेम करें हैं 4 लेबर कोड्स। तो 4 लेबर कोड्स क्या हैं, एक है वेजेस के ऊपर, एक है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, सोशल सिक्योरिटी एंड देन कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है। सो ये 4 कोड्स में रैशनलाइज किया है इतने सारे लॉज को। उसमें से एक है हमारे पास वेज कोड। तो अगर हम वेज कोड की बात करें, वेज कोड क्या करता है, 4 एग्जिस्टिंग लॉज को सबस्यूम करता है, जो कि है मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। तो ये क्या करता है, द कोर्ट proposes to do away with the concept of bringing specific jobs under the act and mandates that minimum wages be paid for all types of employment irrespective of whether they are in organized and unorganized sector.
पहले क्या था, पहले जो स्पेसिफिक जॉब्स थी, है ना, गवर्नमेंट ने जो बता दी कि ये स्पेसिफिक जॉब्स हैं, तो वही उन्हीं के अंडर, वही हमारे पास मिनिमम वेजेस के अंडर आते थे, ठीक है, कि मिनिमम वेजेस सिर्फ उन्हीं जॉब्स के लिए, 1700 एम्प्लॉयमेंट्स थी, सिर्फ इन्हीं के लिए पे करेंगे, मिनिमम वेजेस सिर्फ इन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल है। अब क्या है, अब इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एम्प्लॉयमेंट हो, मिनिमम वेजेस आर एप्लीकेबल, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड में है चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड में है, ठीक है। सो इट वुड इंश्योर मिनिमम wage, universal minimum wage for all industries and workers. Then it seeks to empower the center to set a minimum wage across across sectors and states will have to maintain that. जैसे सेंटर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फ्लोर सेट कर देगा, जैसे 18,000 रुपये इज़ द मिनिमम वेज, तो जो स्टेट्स हैं उनको ये फ्लोर रेट तो मेंटेन करना ही है, या वो इतनी मिनिमम रखेंगी या इससे ज़्यादा रख सकती हैं, ठीक है, ये है इसका। द मिनिमम वेज शुड बी एप्लीकेबल ऑन ऑल क्लासेज ऑफ वर्कर्स। उसके बाद द कोर्ट प्रपोजेस टू फिक्स दिस द ओवर टाइम, जो ओवर टाइम है वो ट्वाइस द प्रिवेलिंग वेज रेट पे है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे 1.25 आता है, तो इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। उसके बाद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इस कोड में, कैसे, करंटली वी हैव इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, इट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग इन वेज पेमेंट्स एज वेल एज रिक्रूटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब ये जो कोड है ये पहले पार्ट की तो टेक केयर करता है कि वेज पेमेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट ये क्या करता है, इट डज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट द स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ये भी ऑपोजिशन का एक रीज़न हो सकता है। देन मिनिमम एनुअल पेमेंट ऑफ बोनस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अमंग द एम्प्लॉयज़, ये होना चाहिए, स्टेटेड है। और उसके बाद पेनल्टीज होंगी एम्प्लॉयर में अगर वो नॉन कंप्लायंस होता है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी बोर्ड्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कंप्राइजिंग ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है, टू एडवाइज द गवर्नमेंट्स, ठीक है। बट ये जो है इस एडवाइजरी बोर्ड्स, इसकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, तो एक तरह से एज गुड एज नथिंग है, तो ये भी ऑपोजिशन में आप डाल सकते हो। सो वाई इज दिस being opposed? So it is actually making a mockery of the idea of national minimum wage by providing for different national minimum wages to be fixed by different states. तो उन्होंने एक फ्लोर रेट सेट कर दिया, उसके ऊपर स्टेट्स अपना करेंगे, तो नेशनल मिनिमम वेज तो रहा नहीं। तो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर अ यूनिफॉर्म नेशनल मिनिमम वेज फॉर द इंटायर कंट्री, उन्होंने क्या किया, स्टेट्स फिक्स करेंगी, राइट। देन ट्रेड यूनियंस आर डिमांडिंग द सेम मिनिमम वेज ऑफ 18,000 पर मंथ फॉर ऑल वर्कर्स, बट ये प्रोवाइड नहीं करता है। Then the formulation of minimum wage has been kept under the sole discretion of the government. Stakeholders को consult नहीं किया गया, consider नहीं किया गया। उसके बाद another concern is that the court has removed the schedule of employment which lists the industries governed by labor laws. ये भी एक तरह से concern है। उसके बाद equal remuneration act को वीकेंड कर दिया, वो अभी हमने किया था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला। उसके बाद इट सीक्स टू रेंडर ट्रेड यूनियंस टूथलेस इन अ नंबर ऑफ वेज, ठीक है। फॉर वन, द कोर्ट डज अवे विद द राइट ऑफ ट्रेड यूनियंस टू लीगली एक्सेस द ऑडिट्स ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट्स अकाउंट। द कोर्ट ऑल्सो डीम्स वर्कर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन अ स्ट्राइक टू बी एब्सेंट, तो ट्रेड यूनियंस को एकदम रिटर्डेंट कर दिया है इस बिल ने। उसके बाद एज फॉर रिविजन ऑफ द मिनिमम वेजेस, द कोर्ट ने बोला है 5 years एज द स्टैंडर्ड टाइम्स फॉर द वेजेस टू बी रिवाइज्ड, बट अभी क्या है, मैक्सिमम पीरियड इज 5 years, करंटली 5 years इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर द रिविजन ऑफ वेजेस, ठीक है। सो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से इट इज़ बीइंग अपोज्ड, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि वी आर गोइंग टू हैव द लार्जेस्ट वर्कफोर्स इन द वर्ल्ड बाय 2025 एंड वी नीड टू इम्प्रूव द लेबर लॉज, वी नीड टू रैशनलाइज देम, ठीक है। वी नीड टू कंसिडर ऑल द स्टेक होल्डर्स, तभी हमें करना चाहिए। एंड अभी इट इज़ अंडर द, जो ये बिल था, जो वेज कोड बिल था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 अगस्त में इन द लोकसभा, एंड इट इज़ अंडर अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। सो लेट्स सी क्या आता है इसमें। ओके, लास्टली वी हैव GS 4. सो द क्वेश्चन इज, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉस टू टेल देम टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली वाइल बैड पीपल विल फाइंड अ वे अराउंड द लॉस। तो कॉमेंट करना है, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं इसके अराउंड, है ना, कि कैसे यू कैन कोट एन एग्जाम्पल। तो देखते हैं कैसे अटैम्प्ट किया है। सो अ गुड पर्सन विल understand his responsibility for himself, his parents, relatives and the society. So his adherence to his morals, it will come naturally. No doubt the laws they exist or not. ठीक है, उसको पता है कि सही और गलत में डिफरेंस क्या है. He understands the significance of good values.
राइट उसके बाद ऑन द अदर हैंड अ बैड पर्सन फॉलोज द लॉज ओनली व्हेन दे एग्जिस्ट एंड मे समटाइम्स इवन ट्राई टू वायलेट देम, ठीक है, कुछ लूप होल्स निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करेगा वो बंदा, है ना। तो आप इसको एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं किसी भी तरह से। जैसे आप एक ट्रैफिक का एग्जाम्पल बहुत दिया जाता है कि अगर अगर आप ट्रैफिक सिग्नल को यू विल टेंड टू क्रॉस इट इफ इवन देर इज़ नो पुलिस मैन स्टैंडिंग, ठीक है, और जो गुड पर्सन विल एनी वेज वेट फॉर द लाइट टू टर्न रेड because the bad person knows that he will not be caught, so he can do that. So we as a society should तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हमारी सोसाइटी में लॉज अगर एग्जिस्ट करते हैं सो दे आर फॉर ए रीज़न, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें लॉज को जस्ट बनाना है, उन्हें फेयर बनाना है, ताकि हम मॉरल और एथिकल फाइबर ऑफ द सोसाइटी को प्रमोट कर सकें। And a society which promotes honest, truthful, law-abiding people and does not promote immoral ways, ठीक है, is going to be a good, a better, a peaceful society for the humans to thrive, right? पीस रहेगा ऐसी सोसाइटी में। और आप कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि हाँ, लोग हमेशा होंगे जिनके अपने सेल्फिश मोटिव्स होंगे, दे विल फाइंड वेज अराउंड द लॉ, बट दीज पीपल दे आर वेरी फ्यू, एंड सो यू शुड नॉट लूज होप एंड ट्रस्ट इन द वेज ऑफ द लॉ एंड यू शुड स्ट्राइव टू कंप्लाई एट ऑल टाइम्स। तो आप पॉजिटिव वे में कर सकते हो कि आप ये भी बोल सकते हो कि लॉज जो है वो आपका फ्रीडम कर्ब करने की कोशिश करते हैं, वो बट वो भी एक तरह से पॉजिटिव वे में है, ठीक है। तो आप इसका एग्जाम्पल, आप इसमें राइट्स का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि जब राइट्स होते हैं सो एवरीवन टेंड्स टू लूज देयर मोरालिटी, ठीक है, सब भूल जाते हैं कि लॉज एग्जिस्ट करते हैं और हर्ड मेंटालिटी में आके, है ना, दे अटैक। यू कैन गिव, तो बहुत वेज में आप एथिक्स के आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। दे कैन बी नंबर ऑफ वेज, जस्ट मेक श्योर कि आपका आंसर फ्लो में है, ठीक है। यू कैन गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ ऑफ करप्शन, ऑफ समन यू नो बिग नॉट फॉलोइंग द लॉ, समन फेमस नॉट फॉलोइंग द लॉ, राइट, एंड गेटिंग अवे विद इट because of his being famous and all that. तो बहुत तरह से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर